हमें कार्डियोवास्कुलर की नीड, वैसे तो देखो कार्डियोवास्कुलर आपने स्कूल लेवल से कॉलेज में मतलब +2 में भी ISC में भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें जो पढ़ना है हमें थोड़ा अलग वे में इसको देखना है। ठीक है, चेयर और लगा दो पीछे, एक यहाँ पे भी लगा दो। थोड़ा सा तुम इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, जो बच्चे आएंगे उधर से बैठे। हाँ हाँ यहाँ बैठे। आप देखोगे CT स्कैन और MRI दोनों में कोरोनरी एंजियोग्राफी की नीड आती है। CT में कोरोनरी एंजियो आपको करना होता है। ठीक है, 0 से चलूँगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या इसका एप्लीकेशन फर्दर क्या है। एक तो CT में कोरोनरी एंजियोग्राफी हमारे को करने को मिलेगी, दूसरा कार्डियक MRI, कार्डियक MRI और CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये दोनों। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टरी कहीं पे भी सप्लाई है, वो सारी कहाँ से निकल रही है? हार्ट से, तो हार्ट के चैम्बर से निकल रही हैं। ठीक है, तो आपको हार्ट के चैम्बर के बारे में जब तक नहीं पता चलेगा, वहाँ से ओरिजिन का पता नहीं चलेगा, तो फर्दर बॉडी पार्ट्स की एंजियो के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स बिगनिंग से चलेंगे हम। स्टार्ट करते हैं हम आर्टरी और वेन से। गेट बंद कर सकते हैं, बाहर का साउंड। आर्टरी और वेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आर्टरी और वेन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डस्टर कौन ले गया? अभिषेक डस्टर देना। डस्टर? हाँ जी सर, डस्टर डस्टर। पढ़ा तो होगा ही, 100% पढ़ा है, तो जो भी जानते हो वो बताना है, बात कर लेनी चाहिए। यही है तीन होती हैं और अच्छा सुपरफिशियली। चलो, ये मेजर डिफरेंस यही है जो आप लोगों ने बताया। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा हम डीप में थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं। आप कुछ भी खाते हो पीते हो, ठीक है, डायरेक्ट हमारे कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपने चावल खाया, रोटी लिया, कुछ भी फ्रूट्स लिए, जो कुछ भी खाते पीते हो, उसके पीछे आपका मकसद होता है कि हाँ ये प्रोटीनेसियस डाइट है, ये विटामिन्स है, इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट, अगर आपके मसल्स को नीड है कार्बोहाइड्रेट की, आपके मसल्स को नीड है प्रोटीन की, तो आप प्रोटीनेसियस सब्सटेंस लेते हो, जाता तो आपके स्टमक में है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर आपके उस पार्टिकुलर मसल तक कैसे पहुंचता है? ठीक है, हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, पहले वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए जो हमारी बॉडी में जो भी आपने खाया पिया अंदर गया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो एंजाइम और दूसरा ऑक्सीजन। एंजाइम और ऑक्सीजन। आपने जो कुछ भी खाया पिया वो बॉडी में गया, और उसके साथ आपको चाहिए एंजाइम और ऑक्सीजन। ये एंजाइम और ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में कहीं पे भी एक सिंगल रिएक्शन भी नहीं होगा। रिएक्शन तोड़ना और बनना, रिएक्शन हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक जो ब्रेकडाउन होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म से
कम्प्लेक्स फॉर्म में। ये दो तरह के रिएक्शन कंटिन्यूअस होते जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में आपने प्रोटीन है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रोटीन है, आपकी बॉडी को नीड हुई अमीनो एसिड्स की, तो क्या होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स मिल के बनाता है प्रोटीन। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बट अगर आपको यूज़ करना है कार्बोहाइड्रेट तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। अगर उससे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए क्या, ग्लूकोज के फॉर्म में लाना पड़ेगा, या सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आगे देखेंगे। मोनोसेक्राइड्स में लाना पड़ेगा। मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड्स मतलब शुगर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए रिएक्शन होगा। रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एंजाइम और ऑक्सीजन। एंजाइम हमारी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम, सैलिवरी ग्लैंड से, लीवर से, स्टमक से, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जैसे आपके एंजाइम सलाइवा से निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर स्टमक से भी निकलते हैं, फिर आप ड्यूडेनम में जाते हो तो लीवर से भी आते हैं, पैंक्रियास से भी आते हैं, ये सारे जूस हैं। तो ये चीज़ें तो आपकी बॉडी में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एंजाइम काम नहीं कर सकता। अकेले किसी चीज़ को सिर्फ एंजाइम ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा, जब तक ऑक्सीजन नहीं हो तब तक वो रिएक्शन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे को ऑक्सीजन किस लिए चाहिए बताओ। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा, खाना ना पचे और प्रोटीन और विटामिन्स सर एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रेक डाउन ही नहीं होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा ना तो हमारी ही नहीं, दुनिया में भी कहीं पे भी कोई एक सिंगल रिएक्शन नहीं होगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। लिविंग लाइफ वही है जहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सबको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, और रिएक्शन होगा नहीं तो फिर एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने इसलिए पूछा कि बहुत सारे ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, तो सर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो सांस लेना क्यों ज़रूरी है, सांस इसलिए लेना है कि अगर आप सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं जाए तो फिर क्या होगा, रिएक्शंस नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। क्लियर हुआ ये। तो ऑक्सीजन के बगैर आपकी लाइफ नहीं सर्वाइव करेगी। रीजन क्या है, लाइव रिएक्शन कहीं देखा है आपने, प्रैक्टिकली रिएक्शन कहीं देखा है, सबने देखा है। याद दिलाऊं, कुकिंग कौन कौन करता है, लड़कों में तो आई थिंक सबको थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, लड़कियों का नहीं पता। कुकिंग की है, करते हो कभी, पतीले में आग लगा है नहीं, तो आग कैसे बुझाते हो, उसको ढकने के बाद जिससे प्लेट वगैरह होती है ना, ये कुकर होता है, उसका ढक्कन ढकने के बाद बुझ जाती है। कैसे नहीं याद है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा है। हम लोग स्कूल लेवल पे भी थे तो हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते थे तो कुकिंग करते थे, तो उस वक्त ये ज़्यादा होता था। तो लड़कों को कुकिंग की हैबिट ज़्यादा होती नहीं है, तो ऑयल गर्म हो रहा है, उसी में किसी ने पानी डाल दिया, ठीक है, तो आग लग जाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि पहले क्या डालना है, उसने कोई चीज़ डाला, उसमें पानी था तेल के साथ पूरा, तो उसका तरीका क्या होता है आग बुझाने का, आप उसके ऊपर ढक्कन रखते थे। आप गैस कम करने से आग नहीं होगी, बंद करने से ऊपर से ढक्कन रखते हैं। सिलेंडर में आग लग जाता है तब क्या करते हो, कपड़ा डाल देते हैं। कपड़े को, गीले कपड़े को, सिर्फ कपड़ा नहीं, गीले कपड़े को डालना होगा, गीले कपड़े से ऐसे रैप कर देना। ठीक है, दोनों ही केस में आप देखो, आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो।
पतीली रखा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, रिएक्शन। गैस सिलेंडर है यार, क्या करते हैं, कोई भी टॉवल रहा, कपड़ा रहा, उसको गीला किया और रैप कर दो, एक पानी की लेयर बन जाती है, वाटर का लेयर बन जाएगा। कपड़े के अंदर जो पोर्स हैं उस पोर्स के ऊपर क्या आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा, तो वाटर की थिन लेयर बन जाएगी और वाटर को ऑक्सीजन क्रॉस नहीं कर सकता, तो उस लेयर के वजह से उसमें ऑक्सीजन, तो सडन आग बुझ जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हैं, आग यहाँ पे लगी है तो पानी डालते हैं। कौन से आग में, जो ड्राई हो, ऑयल वाला नहीं। ऑयल के ऊपर पानी डालोगे तो ऑयल क्या होता है, ऊपर आ जाता है, तो वो आग नहीं बुझती। ऑयल के ऊपर कभी भी पानी से आग नहीं बुझाना है। ठीक है, ठीक है, तो थिन लेयर बन गया। अब आपने क्या करना है, पानी में, पानी अगर है तो इस पर क्या करोगे, हाथ पे पानी डालो। ड्राई लकड़ी पे आग लग गया तो क्या करते हो, पानी डाल देते हो, तो पानी क्या करते हैं, ऑक्सीजन की लेयर को क्या करता है, बंद कर देता है। इसके अलावा आप ड्राई कोई भी, जैसे सैंड्स हो गया या कुछ भी हो गया, वो अगर आप फेंक दो तो क्या होगा, आग ज़्यादा लगती फाइनली हम इन सारे केसेस में क्या देख रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये ऑल ओवर द यूनिवर्स, कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में कोई भी रिएक्शन है तो ऑक्सीजन मैंडेट है। जैसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर रहे हो तो रिएक्शन क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। एग्जैक्टली सेम कंडीशन है, अगर आपकी बॉडी में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देगी, एंड दैट कैन बी द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, सुना होगा, तकिए से दबा दिया, हाथ से दबा दिया, पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोने पे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन ही सप्लाई बंद हो गई ना। ऐसे एक्सीडेंटल केसेस भी आते हैं बच्चों के, सॉरी, रिएक्शन का फॉर्म हमने देखा जस्ट की एंजाइम के बगैर। एग्जैक्टली हमारी बॉडी में भी हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे, खाना चला गया अंदर, लेकिन उसको ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो आप कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो वो अदर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको प्रोटीन की नीड है, कार्बोहाइड्रेट की नीड है, अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के फॉर्म में नीड। इन केस वो ब्रेक डाउन हो गया तो कहाँ हो रहा है ब्रेक डाउन, जीआई ट्रैक में। फिर जीआई ट्रैक से आपको कहाँ चाहिए, मसल्स में। तो हमें कोई ना कोई ऐसा पाथवे चाहिए जो इंटेस्टाइन से ब्लड को लेके कहाँ पे, होल बॉडी में जहाँ पे भी नीड है वहाँ लेके जाए। क्लियर है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी खाया पिया आपने वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकले। न्यूट्रिएंट्स होने के अलावा और क्या क्या चीज़ें, वेस्ट मटेरियल, आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कोई डाउट? ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों में क्या फ़र्क है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंजाइम्स का यूज होता है और इनऑर्गेनिक चेन्स की जो फॉर्मेशन। हिंदी बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जैविक और अजैविक सुना है? जैविक रसायन,
अजैविक, जिसमें जीव हो और जिसमें जीव नहीं हो, दैट इज ऑर्गेनिक और दैट इज इनऑर्गेनिक। वेट, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही कोई भी सब्सटेंस ऑर्गेनिक तभी है जब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। क्लियर है? जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। सिर्फ कार्बन हो गया तो भी वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना। क्लियर है? ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डेफिनेशन। तो आपने कुछ भी खाया पिया, जो कुछ भी, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इवन कि हमारी बॉडी का एक एक सेल्स ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक से ही बना है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बना है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक, ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म। बात समझ में? तो आपने कुछ भी खाया पिया, वो आपकी बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन आप सपोज करो कि ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6। इसमें हम कार्बन 6, ये क्या है? ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको जब आप ऑक्सीजन की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है। आई थिंक इसमें साइंस तो सबका है ना, साइंस साइड वाले ही हैं, तो नहीं है, कोई बात नहीं, टकराया होगा। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं टकराया होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस उसको छोड़ो, मैं जस्ट इसमें आप क्या पहले से जानते हो क्या नहीं, उसकी नीड ज़्यादा नहीं है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन और एंजाइम के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। जब ये टूटता है तो टूटने के बाद CO2, कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड होके CO2 बनाते हैं। ठीक है, तालिब एक फर्स्ट क्लास होता है ना, फर्स्ट क्लास भी हो सकता है कल भी, 1-2 दिन तक बच्चों को गाइड करते करते, क्योंकि हमारे पास रिसेप्शन नहीं है, रिसेप्शनिस्ट नहीं है। ठीक है, नहीं गाइड करना होता। जो भी ये क्या होगा, कार्बन टूटेगा और CO2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन टूटेगा, क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2, और साथ में आएगा NADP, ATP प्लस NADP, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन। अब इसमें जो वाटर बना, ये तो किडनी से फिल्टर होके आउट हो जाएगा। ठीक है, CO2 जो बना ये कहाँ जाएगा, एनर्जी है, ये ATP और NADP, ये दीज आर एनर्जी करेंसी। जैसे आपकी करेंसी होती है ना, रुपीस, डॉलर। आ जाइए सर। ये किधर कार अंदर तो नहीं आई होगी ना? नहीं बाहर ही है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। ATP NADP के बारे में कितने लोगों ने सुना है इससे पहले? सुना है? ATP NADP मिला है कहीं पे? याद नहीं है? वेरी गुड। चलो देखो, आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज का लेवल आप अपना देखो, ठीक है, और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होगी वो देखो, उससे आप खुद मोटिवेट होगे।
आपको खुद बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आते हैं ज़ीरो होते हैं, विद इन मंथ थोड़ा सा ग्रो करते हैं, उनको लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड ही यही है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाता है। कुछ बच्चे अभी आए थे, 1 साल के अंदर उन्होंने इतना CT/MRI सीख लिया, बोल रहे हैं कि सर हमें ट्रेनिंग पे भेजो। और वैसे में क्या होता है, एक्सीडेंट, 100% एक्सीडेंट, क्योंकि अभी आपने सुपरफिशियली थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी हैं, जब फील्ड में उतरोगे और डीप चीज़ें मिलेगी। वो रेगुलर बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो पास आउट होके आए हैं उनके लिए नहीं। वन मोर थिंग, इसमें कुछ बच्चे जो डिप्लोमा करके आए हैं, पास आउट हैं, कुछ वर्किंग है, ठीक है, और कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट +2 करके, उनको भी मैंने इसमें साथ में बैठाया। ये मेरी प्रैक्टिस है, उससे क्या होगा, वो अपना लेवल थोड़ा हाई कर कोशिश करेंगे, उनके वजह से क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उनका लेवल चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ATP और NADP, दीज आर एनर्जी करेंसी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वापस थोड़ा सा चलते हैं, ये लेट से है, ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हर वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। आप जो कुछ भी खाते हो, चावल दाल, ये क्या है, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमाइनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगर आप इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी ये ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन भी निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन, अभी हमने आपके आने से पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो रिएक्शन कोई नहीं होगा, और एंजाइम ऑलरेडी हमारी बॉडी में अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन और एंजाइम दोनों मिल गया और ये रिएक्शन हुए, रिएक्शन होने के बाद CO2 बना, इसके बाद H2, कार्बन ऑक्सीजन से मिला CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला H2O, साथ में ATP और NADP। हमें ज़रूरत किसकी है, ठीक है। ये जो H2O बना, ये यूरिन से किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देगी, लेकिन CO2 का क्या हो, CO2 ATP NADP जिस वे से जाएगा उसी में CO2 भी अलग से जाएगा, ठीक है। इस CO2 को बाहर निकाल, हमारी बॉडी से CO2 को बाहर निकालने का रास्ता क्या है, सांस छोड़ते हो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ना। कुछ भी देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है। इसके ऑफिस आप जब ब्रीद आउट करते हो तो CO2 निकलता है, लेकिन कोई भी चीज़ ब्रीद आउट कर रहे हो वो बन कहाँ पे रहा है, इंटेस्टाइन में। रिएक्शन कहाँ पे हुआ था, इंटेस्टाइन में। निकला कहाँ से, लंग्स से। तो लंग्स तक आने के लिए रास्ता चाहिए, इंटेस्टाइन। आप ब्रीद आउट करोगे तो इंटेस्टाइन से तो डायरेक्ट आएगा नहीं, इंटेस्टाइन से तो फिर ये CO2 ब्लड में जाके मिक्स होता है, फिर वो ब्लड आता है लंग्स तक, फिर लंग्स से वो CO2 निकल के ब्लड से, जो ब्लड के अपने एल्वुलाई हैं वो उसको CO2 को कैच करते हैं, और कैच करके ब्रीद आउट जब आप करते हो तो ये CO2 बाहर आ जाता है। जैसे ही आपने अगेन ब्रीद इन किया तो ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन अंदर गया लंग्स में, लंग्स से फिर पूरी बॉडी में, और जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है वहाँ पे जाके उसने फिर से रिएक्शन किया। ऑक्सीजन की नीड पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ है, सब जगह ही होती है, रिएक्शन तो हर पार्ट में होता है। बताओ। हेड से लेके टो तक एक सिंगल सेल्स के पास भी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं करेगा। मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन, दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में आ रही है उनको हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो वर्ड आते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन।
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिक्स करके हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये चीज़ है क्या, आपकी बॉडी में जा रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हुआ तो बनेगा, कुछ टूटेगा और कुछ फॉर्मेशन होगा। कम्प्लेक्स सिंपलेस्ट में टूटता है, सिंपलेस्ट कम्प्लेक्स में। जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया था कि अगर हमारी बॉडी को अमीनो एसिड्स की नीड है और बॉडी में क्या है, प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स देगा, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स है, चाहिए क्या, प्रोटीन, तो फिर अमीनो एसिड्स मिल जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन हो रही कि नहीं। प्रोटीन किस चीज़ का बना हुआ है, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स अगर आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं तो वो कभी भी प्रोटीन बना सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन यानी एनाबॉलिज्म, और अगर तोड़ना है तो कैटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनमें से सब में से सभी चीज़ें टूट के एनर्जी देती हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो फिर फैट टूटता है, फैट भी ख़त्म हो जाए तो फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है सबसे लास्ट में। क्यों, प्रोटीन मसल को बनाता है और आपकी बॉडी में प्रोटीन है तो वो मसल के फॉर्म में है। तो नेचर ने ऐसा किया कि पहले तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट जो भी इंटेक कर रहे हो उसको यूज़ करो, उसी से एनर्जी मिल रही है, चल रहे हो, फिर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप। अगर आपने इंटेक नहीं किया कुछ, उसके बाद भी आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड है, तो आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में जो भी स्टोरेज है उसको बॉडी यूटिलाइज करती है। अगर वो फैट भी ख़त्म हो जाए और आप ऊपर से एनर्जी कोई नहीं ले रहे तो फिर क्या यूज होगी, प्रोटीन। तो मसल टूटना सबसे लास्ट में, ठीक है। और आज के डेट में मुझे नहीं लगता किसी का मसल ब्रेकडाउन होता होगा, मसल तो मुश्किल ही है, ठीक है। फैट ही हम नहीं तोड़ पाते। मैं फैट कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, 20 साल हो गए ट्राई करते हुए, ठीक है। 44 ईयर का है, 20 साल नहीं 25 साल हो गए। आई एम 44 ईयर ओल्ड और मेरे को ख्याल से 18-19 साल का था तभी मैं वेट गेन कर लिया था, तो तभी से ये कोशिश जारी है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा और ये CO2 को बाहर निकालने के लिए रास्ता चाहिए, ब्लड। रास्ता क्या है हमारा, ब्लड। क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो एक एक सेल्स तक जा सकता है, हेड से लेके टो तक एक एक सेल्स तक जा सकता है ब्लड, ठीक है। ब्लड के अलावा और कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ब्लड आपका, जो ब्लड अभी यहाँ है, इस सिंगल सेल में जो रिएक्शन हुए, यहाँ से CO2 को लेके सीधे कहाँ जाएगा, लंग्स में, उसको रिलीज़ करेगा, फिर O2 को लेके फिर पूरी बॉडी में रोटेट करेगा। तो ये ब्लड जो भी आपके 4 to 5 लीटर्स के ब्लड हैं, ये पूरी बॉडी में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रास्ता क्या है, देखो, टिश्यूज़, हमारी बॉडी में टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ में जो भी ब्लड वेसल्स जा रहा है तो डायरेक्ट टिश्यू को नहीं देगा, उसमें काफ़ी थिन ब्रांचेज निकली हैं, बहुत थिन ब्रांचेज निकली हैं। वो ब्रांचेज क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज। दीज आर नोन एज कैपिलरीज, ठीक है। वो कैपिलरीज एक एक सेल्स तक जाएगी, परफोरेट करेगी, एक सिंगल सेल्स तक जाएगी वो, ठीक है। एक एक सेल तक उसने अपना ऑक्सीजन दिया, रिएक्शन किया, रिएक्शन होने के बाद जो भी CO2 निकला, फिर वो बाहर कैपिलरीज से ही होते हुए, उस टिश्यू से, कैपिलरीज से होते हुए वेन के अंदर, दूसरे ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी। फिर वो ब्लड वेसल्स उस CO2 वाले ब्लड को लेके आएगा हार्ट के पास, और हार्ट फिर भेजता है लंग्स को, लंग्स से फिर वो CO2 बाहर आएगा। अगेन सेम, जो भी जगह CO2 वाला खाली हुआ ब्लड के पास, वहाँ पे ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके वो हार्ट के पास जाएगा, हार्ट दोबारा पूरी बॉडी में भेजेगा, फिर एक एक सिंगल सेल्स में रिएक्शन होगा। प्रैक्टिकली हमने देखा कि जहाँ कहीं पे भी रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करते ही रिएक्शन क्या हुआ,
एग्जैक्टली हमारी बॉडी में सेम होता है, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, वहाँ पे रिएक्शन बंद हो जाएगा, और रिएक्शन अगर बंद हो गया तो फिर एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होगा क्या? मतलब ही नहीं बनता। और एटीपी एनएडीपी नहीं बना तो वो सेल्स क्या होगा? डेड हो जाएगा, वो सेल्स डेड हो जाएगा। तो एक सिंगल सेल्स को, आप पूरी शरीर को नहीं, एक सिंगल सेल्स को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और रिएक्शन करना मैंडेट है। क्लियर है? डन। अब वापस आते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सबसे ज़्यादा। ओह, वेरी गुड। और सारे न्यूट्रिएंट्स को अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है, एक्सक्रीट करने का भी काम। यही चीज़, एक सिंगल वर्ड जो आपने बताया वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जनरली लोग क्या बोलते हैं, खून से ताकत मिलती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आंसर देते हैं, जस्ट मैं इसे समझने के लिए बता रहा हूँ। ब्लड का एक ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट क्या क्या करेगा? क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन ले जाएगा, CO2 लेके आएगा, इंटेस्टाइन में आपने जो कुछ भी खाया पिया, ठीक है। ये बिल्कुल जीरो से हमने आज स्टार्ट किया, थोड़ा सा तुम्हारा बहुत मिनिमल सा मिस हुआ है। नहीं तो हमने देखा ना कि हम खाते हैं, फिर रिएक्शन होगा, फिर उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एलोंग विथ CO2 ये हमारी बॉडी से बाहर जाएंगे, ठीक है। बॉडी के एक एक सेल्स तक ब्लड जाएगा, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस ब्लड में सारे सेल्स तक जाएंगे। जिस सेल्स को भी जिस न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो उसको लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। उस सेल्स के पास जाएगा सब कुछ, लेकिन उस सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देगा, सेलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर जाने देगा। दैट इज व्हाई नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सेलेक्टेड चीज़ों को जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, फैट भी जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है। आप प्रोटीन ले लो, मेरे जैसा बंदा प्रोटीन लेगा वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। रीज़न क्या है? फिजिकल एक्टिविटी जी जीरो। आप प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट लो या फैट लो, कुछ भी लो, अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करते हो, जो भी उससे कैलोरीज मिली अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे, तो नेचर ने हमारी बॉडी को ऑर्डर दिया है कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसको स्टोर कर लो, इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको इस्तेमाल कर लेना। वेस्टेज नहीं होता, कुछ भी वेस्टेज नहीं होता, वो स्टोर करके रखूँगा। डायरेक्ट अगर मैं कार्बोहाइड्रेट लूँ, एनर्जी की नीड नहीं है, वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा। फैट लूँ, अगर नीड नहीं है, फैट स्टोर रहेगा। प्रोटीन भी लूँ, प्रोटीन भी अगर नीड नहीं है तो वो प्रोटीन भी फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये कब टूटेगा? जब आप ऊपर से कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो फिर ये ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी देगा। क्लियर है? ठीक है। तो ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को ले जाना, O2 को लाना, एक एक न्यूट्रिएंट्स को एक एक सेल्स तक पहुंचाना, और एक एक सेल्स से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना। यही काम है ना, रिसाइकलिंग, सारा कुछ, ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए रास्ते चाहिए। हमारी बॉडी में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अभी हमने क्या देखा, एक जो भी रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद ये CO2 बना, जो भी वेस्ट मटेरियल बने, और साथ में जो उससे यूज़फुल सब्सटेंस मिला,
उसको लेके आने का इंटेस्टाइन से, ठीक है। इंटेस्टाइन में बना, इंटेस्टाइन से लेके आया, या जहाँ पर भी CO2 की हम सिर्फ बात करते हैं समझने के लिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है CO2। एक एक सेल्स तक CO2 का फॉर्मेशन हुआ, CO2 बना। अब वो CO2 आपके बॉडी से बाहर आना है तो लंग्स तक आना है, लेकिन डायरेक्ट लंग्स तक वो नहीं आता। रीज़न क्या है? देखो, किसी भी सिस्टम में एक ऑफिस होता है, चाहे कितने भी कॉर्पोरेट सेटअप हो या कोई भी सेटअप हो, वो अपना एक ऑफिस बनाते हैं और ऑफिस में डिफरेंट चैम्बर्स बनाते हैं। ये चैम्बर्स है जिसमें आएगा, यहाँ से सिर्फ जाएगा। हमारे हॉस्पिटल सेटअप में भी डिस्पैच का काउंटर अलग होता है, रिसीविंग काउंटर अलग होता है, बिलिंग काउंटर अलग होता है, ठीक है। हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट का रूम है, कंसोल रूम, वो अलग है। कंसोल में बिलिंग के लिए कॉल आया तो हम सीधे क्या बोलते हैं? बिलिंग पे बात करें। बिलिंग वाले पे अगर डिस्पैच के लिए चला गया तो डिस्पैच पे जाओ। वो डिस्पैच, बिलिंग वाला कभी डिस्पैच नहीं करता, कंसोल वाला कभी बिलिंग नहीं करता। सबका काम क्या है? डिवाइडेड है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी में भी हार्ट इज द सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हार्ट हमारा किस लिए है? ट्रांसपोर्ट का सेंटर है। हार्ट कोई एनर्जी नहीं बनाता, हार्ट में कोई रिएक्शन नहीं होता। हार्ट में कोई रिएक्शन होता है क्या? नहीं। हार्ट कोई एनर्जी बनाता है? नहीं। वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ऑफिस है, वहाँ से वो रिसीव करता है और पंप करके भेजता है, बस इतना ही काम करता है पूरी बॉडी से। लेकिन वो कहाँ पे जाना है वो वही डिसाइड करना है। हर जगह से CO2 बना, CO2 पहले जाएगा कहाँ पे? हार्ट के पास। फिर हार्ट उसको भेजेगा कहाँ? जहाँ पे भी उसको जाना है। जैसे DTDC का या कोई भी कुरियर का सेंटर है, डिफरेंट जगह पे जाना है, क्या डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से आया और सीधे तुम्हारे एड्रेस पे पहुँच जाएगा? नहीं। पहले वो आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो ऑफिस है वहाँ आएगा, वहाँ से फिर डिवीज़न है कि कौन बंदा ये लेके जाएगा। तो वैसे ही हार्ट हमारा सेंटर है ट्रांसपोर्टेशन का। पहले CO2 हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से निकलेगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में। हार्ट के बाद जाएगा ये लंग्स में। आइडियली उसको लंग्स में आना था, लेकिन पहले हार्ट उसको रिसीव करेगा, रिसीव करके भेजेगा लंग्स में। लंग्स में CO2 देगा। CO2 देने के बाद जो CO2 रिलीज़ किया उस जगह पे अवेलेबल हो जाएंगे क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले ब्लड को वो वापस कहाँ लाएगा? हार्ट में, क्योंकि हार्ट डिसाइड करेगा कि फर्दर आपको कहाँ जाना है। कोई डाउट? वेरी गुड। तो हार्ट में आया, हार्ट से पूरी बॉडी में हर जगह वो भेजेगा। तालिब समझ में आया? हार्ट से एक एक बॉडी के पार्ट में जाएगा। क्लियर है? अब आपने क्या देखा कि हर एक बॉडी के पार्ट से एक रास्ता ऐसा है जो हार्ट के पास आ रहा है और एक रास्ता ऐसा है जो हार्ट से पूरी बॉडी में एक एक फूट जा रहा है। तो दो वे होते हैं, ठीक है। एक कैपिलरीज टू हार्ट, कैपिलरीज टू हार्ट, ठीक है। इसकी एक बार पिक्स लो, जस्ट कोई भी एक पिक्स ले लो, एक आदमी ले लो और ग्रुप में डाल देना, ठीक है। देखो पढ़ने का हमारा तरीका क्या है, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, नोटबुक में एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखना, 100% हम डिस्कस जैसे कर रहे हैं इसको डिस्कस करना है। क्योंकि देखो आप नोट्स में कितना भी लिख लो, घर पे जाके आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ समझ लोगे तो घर पे जाके आप लिख सकते हो। यहाँ समझना बेटर है या घर पे समझना बेटर है? यहाँ समझ लो, लिखने का काम घर पे कर लो। बच्चे जनरली सारे क्लासरूम का क्या स्टेटस है, यहाँ लिख लो, घर पे जाके समझ लेना, यही होता है ना। तो वो हम ट्रेंड थोड़ा उल्टा रखेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना, नोटबुक बंद कर दो, सारी चीज़ें आपकी ऑडियो में रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। इस जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसकी पिक्स ले लो। जब आप ऑडियो सुनोगे तो ये पिक्स आपके सामने रहेगा, इसमें जहाँ पे भी आपको नोट्स में डालना है वहाँ पे ये नोट्स में डालो।
क्लियर है? सर ये एटीपी और एनएडीपी ये समझ नहीं आया। ये देखो, आप कुछ भी खाते हो पीते हो, वो टूटता है, टूट के आपको एनर्जी देता है। ये एनर्जी का करेंसी है। जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपीस, यूरो, डॉलर, वैसे ही एनर्जी का करेंसी है एटीपी। 1 एटीपी 1 एनर्जी, 2 एटीपी 10 एटीपी, 28 एनएडीपी। कुछ इसमें डिफरेंट चीज़ें टूट के कुछ एटीपी बनाती हैं, कुछ एनएडीपी बनाता है। ठीक है, तो कितनी एटीपी और कितनी एनएडीपी, आपकी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट कितनी एटीपी की है, कितनी एनएडीपी की है, ये करेंसी है। ज़्यादा एटीपी ज़्यादा एनर्जी, कम एटीपी कम एनर्जी। ठीक है, बाकी इसके लिए मैं एक अलग से भी बताऊंगा। अभी हम सीधे उस टॉपिक पे आएंगे जो किस लिए, ये जस्ट बेस तैयार कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए। आज जो पढ़ाना है वो अभी नहीं पढ़ाया मैंने। अब ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आया, ठीक है। ये जहाँ से भी जा रहा है, जिस मसल से भी जा रहा है, तो जो सेल्स टचिंग हैं वही इससे लेंगे ना, बाकी उसके बाद वाले सेल्स का क्या होगा। जैसे ये वेन है, तो जो मसल्स यहाँ पे है उसका तो CO2 इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन जो दूर है उसका, इसके लिए नेचर ने क्या किया कि यहाँ से बिल्कुल पतली 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 ये जाली सी ऐसे एक एक सेल्स को परफोरेट करते हुए बिल्कुल थिन ब्लड वेसल्स बनाई है, एंड दीज थिन ब्लड वेसल्स आर नोन एज कैपिलरीज। इस थिन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन निकला और इस पतली पतली वेसल्स से होते हुए, इस पतली पतली वेसल से होते हुए एक एक सेल्स तक गया। एक सिंगल सिंगल सेल्स को क्या करेगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन निकला और इस पतली पतली वेसल से निकल के एक एक सेल्स को उसने ऑक्सीजन दिया। जहाँ जहाँ इसने ऑक्सीजन दिया वहाँ वहाँ रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद हर जगह क्या हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ। उस एक सिंगल सेल से यही कैपिलरीज उस ब्लड को लेके निकला और CO2 वाले ब्लड को इस दूसरे वेसल्स में लाके छोड़ दिया। बात समझ में आई? एक ब्लड वेसल्स ये है और दूसरा ब्लड वेसल्स ये है, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स से ब्लड निकला जिसमें ऑक्सीजन था, ठीक है। ऑक्सीजन एक एक सेल्स को दिया। हर सेल्स में क्या हुए, रिएक्शन हुए। रिएक्शन जहाँ पे भी होगा वहाँ CO2 का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसी का रिएक्शन होगा। वो CO2 वाला ब्लड यही पतली पतली कैपिलरीज फिर आके इससे क्या हुई, जुड़ गई। कोई डाउट नहीं? इसके अंदर जब ब्लड ये आया, ठीक है, तो फिर ये CO2 वाला ब्लड है, ये सीधे कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा या नहीं। और यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आया था, तो दिस इज द साइकिल, ठीक है। ये जो साइकिल है ये ब्लड सर्कुलेशन का साइकिल है। ब्लड सर्कुलेशन, कहाँ से ब्लड आ रहा है, हार्ट से होते हुए, आर्टरी से होते हुए, सेल्स से होते हुए वेन से होते हुए हार्ट, ठीक है। अब इसमें दो तरह के रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जो हार्ट से ब्लड को सेल्स तक लेके आ रहा है, और दूसरा रास्ता सेल्स से ब्लड को लेके हार्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो इस सेल्स से तो नहीं जा रहा ना, कैपिलरीज लेके जा रही है। तो हमारे पास
ब्लड सर्कुलेशन में दो टेक्निक हैं ऐसे, एक को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, दूसरे को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये सर्कुलेशन में सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग सर्कुलेशन, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सर्कुलेशन है वो क्या है कि ब्लड आपका कैपिलरीज से कहाँ जा रहा है, कैपिलरीज से हार्ट में, और फिर यही है ना। तो एक हमारा जो सर्कुलेशन है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसमें कहाँ से ब्लड कैपिलरीज से निकली हार्ट में और हार्ट से कैपिलरी में, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मिला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन पक्का? दूसरा बताओ। सॉरी सर, ए सिस्टमिक सर्कुलेशन वो क्या है ए सिस्टेमिक वाला? सर, जिसमें वो सिस्टम के थ्रू जैसे मिला है या नहीं मिला है, पढ़े हो पक्का? मुझे नहीं पता कि सिलेबस में है या नहीं है, बट इसकी नीड आपको प्रैक्टिकली है। तो सिलेबस में है या नहीं, देखो मैं तो बच्चों की गलती मानता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जब सिलेबस में नहीं है तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो छोड़ दो। अगर मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला दूसरे को हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल वर्ड मिला है, मिला है, पोर्टल सर्कुलेशन मिला है। चलो इसको हम देखते हैं। देखो हमारे पास सर्कुलेशन दो तरह के हैं, एक तो क्या है कि सिस्टेमिक, जिसमें क्या है सिस्टम के अकॉर्डिंग एक एक सेल्स तक ब्लड गया, रिएक्शन हुआ, वहाँ से CO2 लेके हार्ट के पास गया, फिर हार्ट ने ऑक्सीजन लिया और फिर से दोबारा एक एक सेल्स तक आया। तो कैपिलरीज टू हार्ट, हार्ट टू कैपिलरीज, यही है ना रूल वाइज, तो यही होना चाहिए, ठीक है। एक भाई साहब ऐसे हैं जो ब्लड आता तो उनके पास हार्ट से ही है, लेकिन जाता नहीं है, वो जाता है तो बीच में कहीं और चला जाता, ठीक है। तो जैसे पोर्ट वर्ड सुना है, पोर्ट किसको बोलते हैं? एयरपोर्ट, इस तरह के जो भी पोर्ट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आएगा फिर वहाँ से जाएगा दूसरी जगह, ठीक है। आप क्या करते हो, सर्वर की बात हम करते हैं, ये इंटरनेट वाला एक लगाया और उसमें पोर्ट कनेक्ट कर दिया, तो मेन एक वायर आई और उसमें से डिफरेंट पोर्ट लगे हुए, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, पहले इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में जाता है, वहाँ से डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से ब्लड उस न्यूट्रिएंट्स को लेके लीवर के पास जाता है, और लीवर के पास जाने के बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है, फर्दर कंप्लीट डाइजेशन, जिसमें से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाला जाता है, ठीक है, बहुत सारे को स्टोर किया जाता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स वहाँ पे मिक्स होती हैं उस ब्लड में, ठीक है, कुछ डक्ट के थ्रू होती हैं, और एंजाइम्स के दो तरीके होते हैं, एक तो थ्रू डक्ट और एक बिना डक्ट के, ठीक है। तो वहाँ पे लीवर के पास ये जाता है और फर्दर इसका दोबारा डाइजेशन होता है। तो अब यहाँ पे सर्कुलेशन ईमानदारी वाली नहीं हुई। आइडियली क्या होना चाहिए था, इंटेस्टाइन से निकल के सीधे हार्ट में जाना चाहिए था ना, CO2 बना तो सीधे लेके जाओ हार्ट, वहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइन से ब्लड लेके चला जाता है लीवर के पास, फिर लीवर में उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, तब वो लीवर से निकल के कहाँ जाता है, हार्ट। तो यहाँ पे देखो जो सर्कुलेशन दूसरा हो रहा है
ये कैपिलरीज से निकल के और क्या कर रहा है, कैपिलरीज टू कैपिलरी। एक कैपिलरीज से निकला, किसके कैपिलरीज से, इंटेस्टाइन की कैपिलरीज से निकला, और दूसरी कौन सी कैपिलरी, लीवर की कैपिलरी, लीवर की कैपिलरीज में जाके मिल गया। तो ये कैपिलरीज टू कैपिलरीज वाला जो है सर्कुलेशन है, दिस वेरी सर्कुलेशन इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन। बात समझ में आई? तो आप आगे क्या देखोगे कि आपकी पूरी बॉडी में हार्ट से ब्लड निकलने के बाद 70 to 22 सेकेंड में हेड से लेके टो तक हर जगह आर्टेरियल मतलब ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। इस सप्लाई को हम बोलते हैं आर्टेरियल सप्लाई। ऑक्सीजन जो लेके जा रहा है दैट इज आर्टेरियल सप्लाई। अच्छा, कितने सेकंड्स में बताया, कितने सेकंड्स में? 72। 17 to 22 सेकेंड में, 17 से 22 सेकेंड में हेड से लेके टो तक हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है ये, ठीक है। लेकिन जो पोर्टल वाला फेज आता है, पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, 17 से 22 सेकेंड में पहुंच गया, वहाँ पे जाके वो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद जब वो ब्लड निकला तो ब्लड निकल के जाएगा कहाँ पे, लीवर के पास। तो ये दिस वेरी फेज इज नॉन एज पोर्टल फेज, और ये पोर्टल फेज का टाइम होता है 35 सेकेंड। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। मैं बीच में इसलिए बता दे रहा हूँ कि आगे जब समझाऊंगा तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। ये हो जाता है 35 सेकेंड। उसके बाद जब वो वहाँ से निकल के वेन के थ्रू होके हार्ट में जाता है, दैट इज नॉन एज वेनस फेज, वो हो जाता है 45 to 60 सेकेंड का टाइम। तो ये हम अच्छे से देखेंगे, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं। जिसको जितना भी समझ में आ रहा है पेशेंस रखना है, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड आपको ऐसा बताया जा रहा है जो आगे समझना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आज ही समझना है। तो आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो ये समझ लो कि आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? डन। चलो, कैपिलरीज टू कैपिलरीज, ये सर्कुलेशन कौन सा हुआ? तो ये आपका दूसरा, ठीक है। डन। चलो इसकी पिक्स लो एक बार। मुझे ये पूरा समझाने के लिए मुझे सिर्फ कैपिलरीज समझाना था। कैपिलरीज वर्ड समझ में आया? कैपिलरीज का क्या डेफिनेशन रहा? एग्जैक्टली, माइक्रो वेसल्स। दीज आर माइक्रो वेसल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म, कुछ सूक्ष्म रक्तिकाएँ ऐसे। तो माइक्रो वेसल्स, जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप से क्यों? एक सिंगल सेल्स को बिना माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते, और वो एक एक सेल से निकल के दूसरे में जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो दीज आर माइक्रो वेसल्स, जो एक एक सेल्स को परफोरेट करता है। परफोरेट करना मतलब सिंचाई करना। आप खेत में पानी देते हो ना, तो एक एक पौधे को पानी देते हो, तो वैसे ही एक एक सेल तक ब्लड जाना चाहिए। एक एक सेल तक ब्लड जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो क्या है? कैपिलरीज। क्लियर है? डन। चलो अब इसकी पिक्स ले ली। ओवरऑल हमने ये देखा कि हमें वेसल्स का मतलब क्या होता है? नली। सिंपल सी बात। इसमें आप मैक्सिमम चीज़ों में देखेंगे कि कोई भी आपका बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, रेयरली कोई बायोलॉजिकल टर्म आता है, अदरवाइज ये सारे इंग्लिश वर्ड हैं, सब भी इंग्लिश वर्ड हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, वेसल्स का मतलब हुआ नली, ब्लड को ले जाने वाली नली। तो हमें कितने तरह की नली की ज़रूरत पड़ी अभी तक? 2। कौन सा?
एक जो हार्ट से ब्लड को एक एक सेल्स तक लेके जा रहा है और दूसरा लेके आ रहे जो एक एक सेल्स से हार्ट तक लेके आ रहा है। यही दो है ना। इसके अलावा जो तीसरी है वो भी क्या है, बीच का, तो उसका हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हमने दो देखा ब्लड वेसल्स, एक जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जा रहा है और उसके बाद हर एक सेल्स में CO2 बना, उस CO2 को अगेन दोबारा हमारे हार्ट के पास लेके आ रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स इन आवर बॉडी, एक जो अवे फ्रॉम द हार्ट, एक अवे फ्रॉम द हार्ट और दूसरा टुवार्ड्स द हार्ट। अगर यही चीज़ समझ में आ गया तो कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है। हम बोलते हैं ना आप एक्सेप्शनल रहिए, नथिंग इज एक्सेप्शनल, ठीक है। तो 2 वेसल्स जो हमारे हैं उसमें से एक जो है ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स दी, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट तक लेके जाए, और एक दूसरा कौन सा, which carry blood away from the heart। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं। यही 2 तरह के ब्लड वेसल्स हैं। अब ये जो ब्लड से दूर लेके जा रहा है, हार्ट से, विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स, सॉरी, हार्ट के तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, जो भी ये हार्ट के तरफ लेके जाते हैं ना ये सेल्स को, इसमें CO2 होता है, CO2 होता है। बात में इसमें ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस नहीं होते, ठीक है। अगर ये कट भी जाए तो CO2 बाहर निकलेगा, ब्लड का वॉल्यूम ज़रूर कम होगा लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नेचर ने इसको क्या किया, सुपरफिशियल रखा है। इसको कहाँ रखा है, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर रखा है। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन रखता है, उसको छुपा के अंदर रखे हुआ है। बात समझ में आई, वो अंदर की तरफ है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ये जो दूर लेके जा रहा है ये क्या है, सुपरफिशियल, और ये क्या है, डीप सीटेड, अंदर की तरफ बैठा हुआ। जाहिर सी बात है ये सुपरफिशियल है तो इसको फैलने के लिए स्पेस क्या मिलेगा, ज़्यादा। ऊपर ऊपर है तो ये क्या है, फैलने के, अब जो मसल के अंदर है वो क्या हो गया, दबा हुआ, वो ज़्यादा फैल नहीं सकता। तो ये थिक होता है, थिक, और ये थिन, ठीक है, सुपरफिशियल, थिक, थिन। अब इसमें एक और डेफिनेशन है, वो आते हैं, इस ब्लड वेसल्स को आप क्या नाम दोगे, यही है ना, ये वेन और ये हार्ट। अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से दूर लेके क्या जाएगा, O2 लेके जाएगा ना, O2 ही लेके जाएगा, ठीक है। एनीवे, आप बीच में देखोगे कि और भी डेफिनेशन है। अभी हम आते हैं कि ये है आपकी वेन और ये है आर्टरी। याद रखने के लिए अवे और आर्टरी, वैसे तो बोलते नहीं है बट फिर भी, अवे फ्रॉम दी हार्ट, आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ठीक है। ये विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स दी हार्ट, सुपरफिशियल होता है, थिक होता है, ये
अवे फ्रॉम द हार्ट डीप सीटेड थिन होता है। डन। अब आर्टरी और वेन में ये मेजर डिफरेंस मेरी नज़र में यही है। आप और क्या क्या जानते हैं? हार्ट का चेंबर, हार्ट की पंपिंग तो सेम है, ठीक है। कोई पानी की टंकी है, वहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। या कोई मोटर चलाया आपने, पंप चलाया कोई, पंप का फ्लो एक है। एक पतली सी पाइप और एक मोटी सी पाइप, दो पाइप निकालो, किसमें फास्ट पानी जाएगा? मोटर पाइप। फास्ट बोला मैंने, फास्ट किस में जाएगा? आप पानी दे रहे हो, फ्लावर में पानी दे रहे हो, ठीक है, पाइप है, उसको पतला कर दो, क्या होगा? फ्लो उसका रैपिड होगा, या अगर छोड़ रखा है तो स्लगिश फ्लो है, छोड़ा है तो स्लगिश है। जैसे ही आपने पतला किया, क्या हो गया? फास्ट होगा। तो एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, ठीक है। इसी से पता चल जा रहा है कि आप रियल में कितने सीरियस हो, मुंह से ही सीरियस हो या दिल से भी हो। ये सच्चाई है। मैं इन सब चीज़ों से इरिटेट होता हूँ। एनीवेज, रैपिड फ्लो और स्लगिश फ्लो। ये मेजर 4 डिफरेंस है, ठीक है। ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, सुपरफिशियल, थिक, स्लगिश, अवे फ्रॉम द हार्ट, डीप सीटेड, थिन और रैपिड। ये आप माइंड में सेट कर लो, और प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा। एक बार इसकी पिक्स लो आप, ग्रुप में डाल रहे हो ना? साथ के साथ डालते जाओ, ग्रुप में नहीं हो तो अभी के अभी डाल दो ग्रुप में। फोटोज तो ग्रुप में डाल ही दो। अब बात हम करते हैं हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर, ठीक है। तो हम चैम्बर कुछ ऐसे बनाएंगे। लेमन, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हम, आप लोग हो गए, मेरे को ऐसे ही समझ में आता है, ठीक है। ये 4 चैम्बर बनाया हमने। 4 में से 2 चैम्बर हमने राइट में रखा, 2 चैम्बर लेफ्ट में, ठीक है। ये राइट का चैम्बर है और ये लेफ्ट का चैम्बर है। देखो, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर बीच में ध्यान नहीं दोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे, और जो आंसर दे रहा है वो यहीं से सीख के दे देगा। उसको पहले से पढ़ा है तो थोड़ा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो 100% जो भी पूछूंगा सब कुछ बताओगे, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। नेचर ने राइट साइड में CO2 वाला ब्लड, इस दोनों चैम्बर में कौन से ब्लड है? CO2। इन दोनों चैम्बर में O2 वाले ब्लड है, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये कि जो राइट के दोनों चैम्बर हैं उसमें CO2 और लेफ्ट के जो दोनों चैम्बर हैं वो O2। डन। अब इन चारों चैम्बर का फंक्शन अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। जिसमें से जैसे ये राइट के CO2 और लेफ्ट के CO2, वैसे ही इन दोनों चैम्बर का फंक्शन एक जैसा है। इन दोनों के चैम्बर का फंक्शन एक जैसा है। इन दोनों चैम्बर में ब्लड आता है। ये दोनों चैम्बर ब्लड को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। हार्ट के बाहर से इन दोनों चैम्बर में ब्लड आता है और इन दोनों चैम्बर से ब्लड हार्ट से दूर जाता है। क्लियर है?
डन। अब एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सक्यूज नहीं चाह रहा। ऊपर के दोनों चेम्बर में ब्लड आएगा, ठीक है, नीचे ऊपर के दोनों चेम्बर में ब्लड आएगा और नीचे के दोनों चेम्बर से ब्लड जाएगा। इन ऊपर के दोनों चेम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम, इनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्लियर? इन ऊपर के दोनों चेम्बर को एट्रियम या ऑरिकल भी बोलते हैं, ऑरिकल भी बोला जाता है एट्रियम, और नीचे के दोनों चेम्बर को वेंट्रिकल। ठीक है, डन। एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का काम है ब्लड को भेजना, एट्रियम का काम है ए फॉर एट्रियम, ए फॉर आना। एट्रियम में ब्लड आएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? रेडियोलॉजिस्ट वाली पढ़ाई, ठीक है। लेकिन हमें इतना सिंपल वे में पढ़ना है कि हमें लगे नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको हर क्लास लगेगा कि सर इतना इजी क्यों बता रहे हैं, ये गारंटेड है। हो सकता है एक दो क्लास में दिक्कत हो, बट हर क्लास आपको लगेगा कि इतना इजी क्यों बता रहे हैं, और इसमें गलतफहमी भी पैदा हो जाती है, ठीक है। एनीवे, ए फॉर एट्रियम, ए फॉर आना, वी फॉर वेंट्रिकल और वी फॉर, बताओ, वी फॉर, जिसको जवाब देना था उसने दिया। रीजन क्या है? देखो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और नेपाल, इसको हम वी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ते हैं क्या? वो बी, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। वो मेरे गांव का लड़का है, ठीक है। तो हमने, जहाँ से मेरी भी स्कूलिंग हुई है, वी प्रोनाउंस, हमारा जो एक्सेंट रियल में था दैट इज विक्ट्री, भेन। अभी भी आप देखोगे, मतलब आप किसी भी जो वहाँ से एक्सेंट चेंज हो जाता है, 100% एक्सेंट चेंज हो जाता है। आप रशियन का एक्सेंट अलग है, अमेरिकन का एक्सेंट है, अमेरिकन में भी, आप इंडिया में ही देखो, केरला वाले का अलग है, तमिल वाले का अलग है। तमिल वाला कितनी भी अच्छी हिंदी बोल दे, उसके मुंह खोलते ही हम समझ जाते हैं कि, ठीक है। दिल्ली वाला कितना भी ख़राब बोले, दिल्ली वाला ही रहता है, ठीक है, मतलब उसका एक्सेंट दिल्ली वाला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी फॉर वेंट्रिकल और वी फॉर भेजना, ठीक है, भेजना। क्लियर है? तो वेंट्रिकल हमेशा ब्लड को भेजेगा, एट्रियम आएगा। डन। चलो, अब पूरी बॉडी से CO2 रिलीज हुआ, एक एक सेल से CO2 रिलीज हुआ, वो ब्लड वेसल से निकला। ब्लड वेसल्स लेके उसको कहाँ जाएगा? हार्ट में। तो एक तो वो जो ब्लड वेसल्स गया, उस ब्लड वेसल्स को जो एक एक सेल से हार्ट के पास ले जा रहा है, उसको क्या बोलोगे? आर्टरी बोलोगे या वेन? क्वेश्चन रिपीट कर दो, आंसर दे दोगे। क्वेश्चन रिपीट कर दो, तुम भी आंसर दे दोगे। क्वेश्चन मेरा ये था कि पूरी बॉडी से CO2 वाला ब्लड, पूरी बॉडी से वो CO2 वाला भेज रहा है, तो भेजने का काम तो वेन कर रहा है। CO2 लेके आ रहा है ना, ये कहाँ पे आ रहा है? टुवार्ड्स दी हार्ट। इस चीज़ को देखो, पहला डिफिनेशन क्या था हमारा? वेन का डिफिनेशन, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स दी हार्ट। हार्ट के तरफ जो लेके आएगा वो वेन कहलाएगा, और हार्ट से दूर लेके जाएगा उसे हम आर्टरी बोलेंगे। हार्ट से जो दूर लेके जाएगा आर्टरी, और हार्ट के तरफ लेके आएगा तो वेन। तो पूरी बॉडी से ब्लड निकला एक एक सेल से, और वो वेन के थ्रू हार्ट के पास आएगा। आर्टरी के थ्रू आएगा क्या? नहीं आएगा। वो कभी भी हमारी बॉडी से हार्ट के तरफ जा रहा है तो वो किससे जाएगा? वेन का। वेन का डेफिनेशन ही यही है।
विच कैरी ब्लड टुवार्ड्स दी हार्ट, हार्ट के तरफ, एंड अवे फ्रॉम दी हार्ट आर्टरी। ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हार्ट के नीचे से, हार्ट के जस्ट नीचे से पैर से ब्लड लेके निकला, ठीक है। एक एक पतली पतली वेन मिलके मोटी वेन बनाई, और वो सारी मोटी वेन नीचे की दोनों लेयर लोअर लिम्ब की मोटी वेन यहाँ पे आके, ये जो हमारी बोन है जिसको हम बोलते हैं इलियक, ये जो इलियक क्रेस्ट, ठीक है, और लंबर का थर्ड वर्टेब्रा एट द लेवल ऑफ L3, और इलियक क्रेस्ट पे ये दोनों आने के बाद जुड़ जाती है और जुड़ के एक सिंगल वेन बना देती है। घर से क्या निकलती हैं? नालियाँ, फिर बड़ा हो गया नाला, उससे भी बड़ा हो गया गंदा नाला, यही होता है ना। तो ये वेन निकली, पतली पतली वेन मिलके एक मोटी सी वेन बना दी, सिंगल वेन, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा। उसे आप क्या नाम देते थे? वेन, वेना कावा। और हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी से ब्लड उस वेन में आ रहा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। हार्ट के नीचे से आ रहा है इसीलिए इंफीरियर वेना कावा। एग्जैक्टली सेम हार्ट के ऊपर से भी, कहाँ से? चेस्ट, थोरैक्स, दोनों अपर लिम्ब, ठीक है। यहाँ से हार्ट के ऊपर जो भी ऑर्गन है, दोनों अपर लिम्ब, नेक, फेस, हेड, इन सब से भी एक एक सेल से ब्लड आ रहा है और मिल के यहाँ पे एक मोटी सी वेन बना रहा है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। अब ये सब में ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड CO2 ब्लड है और हार्ट के तरफ आ रहा है। तो अब आप बताओ कि किस चेंबर में ब्लड आना चाहिए? ईमानदारी से किस में जाना चाहिए? कौन से चेंबर में? हमारे पास इस पहेली को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या है? CO2 है और हार्ट के तरफ आ रहा है। हार्ट उसको रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा तो कौन सा चेंबर? एट्रियम रिसीव करेगा। एक तो फंडा हमारा ये है कि रिसीव करेगा तो कौन करेगा? एट्रियम। और इस ब्लड में CO2 है। अब कोई भी डाउट नहीं है, 1% भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक तो ये आ रहा है तो आएगा कहाँ? एट्रियम में, और CO2 वाला ब्लड लेके आ रहा है राइट एट्रियम इज द सिंगल ऑप्शन, और आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो दोनों से, पूरी बॉडी से, ऊपर से आएगा सुपीरियर वेना कावा, नीचे से, कोई डाउट? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और ये है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। SBC और IVC, इन अब पूरी बॉडी से CO2 वाला ब्लड आपके हार्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। हार्ट के पास जब CO2 वाला ब्लड आ गया तो इसको फर्दर क्या करना चाहिए हमारी बॉडी को? CO2 वाला यूटिलाइज हो सकता है क्या? CO2 वाला ब्लड है ना, इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता। घबराना नहीं है, समझना है। हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। ये सोचोगे कि सामने वाला पढ़ा रहा है ना, तो फिर आप बोर होगे, प्रेशर फील करोगे। आप ये समझोगे कुछ वो बता रहा है, कुछ मैं बता रहा हूँ। हम डिस्कशन के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, पूरे 4 महीने से 6 महीने डिस्कशन के अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब बताओ
कि इसमें ब्लड CO2 वाला आ गया। अब ये CO2 वाला ब्लड हमारी बॉडी तो यूज़ कर नहीं सकती, क्या करेगी? लंग्स में जाएगा, भेजेगा, लंग्स में जाएगा। बाहर निकालना है ना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमारी बॉडी में बाहर निकालने के लिए पहले उसको लंग्स के पास भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो रिसीव करता है, ये तो भेजेगा नहीं। भेजने के लिए किस चैम्बर में? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, कहाँ जाएगा? आप बताओ। इसके पास आ गया, अब किधर जाएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, कहाँ जाएगा? इसमें कोई डाउट है? मतलब ही नहीं बनता। हाँ जी, भेजना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। कौन से? राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर लेफ्ट में देखो तो O2 वाला ब्लड है, तो लेफ्ट साइड तो वो नहीं आएगा। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। एग्जैक्टली, आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो चेम्बर है ना, ये बीच में जो सेप्टम है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये इम्परमेबल होता है। ब्लड इधर से इधर नहीं जा सकता, इधर से इधर भी नहीं, इवन कि इधर से इधर भी नहीं आ सकता। ये इम्परमेबल, इसमें परमिशन नहीं है। ये ऐसा नहीं यहाँ से ब्लड निकला और यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं है। इसके बीच में कैपिलरीज इससे जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। ये करता क्या है, यहाँ से एक ओपनिंग होती है, ठीक है। और ये ओपनिंग जैसे ही ये चैम्बर फिल होता है, ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये चैम्बर फुल होते ही ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसका ब्लड इस चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चैम्बर फिर लंग्स के पास भेजता है। लेकिन उससे पहले ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड इसमें आता है, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में भेजने के लिए इस चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिधर से आया था उधर भी जा सकता है ना। यहाँ पे गेट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें वॉल्व्स कहते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ होती है, वन वे ओपनिंग की टेक्निक। वन वे ओपनिंग, ये चीज़ जो यहाँ पे लगा हुआ है, प्रैक्टिकली आपने कहाँ कहाँ देखा है? वाल्व, वन वे ओपनिंग। ये वन वे ओपनिंग जिसको हम वाल्व बोलते हैं, वाल्व इज द वन वे ओपनिंग। वाल्व कहाँ कहाँ देखा है? आपने साइकिल चलाई है, एयर डालते हो, वापस आता है क्या? अगर उसकी वाल्व ख़राब हो जाए, लीकेज होना शुरू कर देता है। वाल्व देखा है ना? गैस सिलेंडर, गैस भरते हैं, उसमें वाल्व होता है, वन वे ओपनिंग। अपना जो ट्यूबवेल होता है, जो बच्चे गांव से हैं, हैंड पंप किसने किसने देखा है? देखा है? हैंड पंप के अंदर कभी वाल्व देखा है? हैंड पंप में पानी का मैकेनिज्म सोचा है कैसे आता है? आप जब हैंडल उठाते हो तो उसके अंदर वाल्व होता है, वाल्व की लिफलेट ओपन हो जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, फिर जब दबाते हो तो पानी के प्रेशर की वजह से वो बंद हो जाता है। तो ये वन वे ओपनिंग, वाल्व का डेफिनेशन ही है वन वे ओपनिंग। जहाँ कहीं पे भी वाल्व है, वन वे ओपनिंग है, ठीक है। एक बहुत ही, मैं सिर्फ आप लोगों को याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये तो हमने पढ़ा है या जो भी साइकिल में देखा, ये बड़ी चीज़ें हैं। गांव में जो बिल्कुल अंगूठा छाप बंदा है ना, वो नेचुरल वाल्व बनाता है। किसके लिए? मछली फंसाने के लिए। जो नेट है फिश का, दैट इज़ वन वे ओपनिंग। एक बार उसमें आने के बाद वो क्या करता है? ऐसे फेंकता है और खींचता है, तो उसमें से एक मछली भी जाल से बाहर निकल पाती? नहीं निकल पाती है। ओपन रहता है ना, वो फेंकता है तो पूरा ओपन रहता है, लेकिन जब खींचता है तो बंद हो जाता है सारा। तो दैट इज़ वन वे ओपनिंग। इसके अलावा
लकड़ी का भी नेट बनाते हैं वो लोग, एक मैकेनिज़्म बनाते हैं जिसको हम लोग गांव में आरसी देखी है, किसने किसने देखा है? देखा है? एक लकड़ी का मछली फंसाने के लिए बनाया जाता है घर, उसका एक ऐसा शेल्टर सा बनाते हैं, इसमें ऐसे स्क्वायर सा शेल्टर होता है, उसमें यहाँ से ये एक ओपनिंग रखते हैं। ये ओपनिंग ऐसा होता है जो अंदर से, जैसे ये ओपन है ना, ये चीज़ ये तो ओपन हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है, ठीक है ऐसे। तो ये जाके उधर की तरफ क्यों नहीं ओपन हो रहा है? जैसे तुमने वाल्व का दिया देखने इधर से, तो अगर हम इसको ओपन करें तब हम इधर से निकल सकते हैं। मछली क्या करेगी, निकलना होगा तो इस पे धक्का देगी, इस पे, ये हो जाएगा बंद, अब वो खोल नहीं सकती। तो वो क्या करते हैं कि ये जो ओपनिंग वाला चीज़ होता है ना, उसको इतना बड़ा कर देते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा। तो उधर से तो थोड़ा सा स्पेस होता है, तो उधर से क्या होता है, इन कर जाती है, जब इधर से जाती है तो टकरा जाता है। तो ये वाल्व मैं देख के मैंने सोचा यार, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि वाल्व कहाँ कहाँ पे है। तो मुझे बहुत सारी जगह पे वाल्व मिला, जिसमें ये वाला वाल्व मेरे को बड़ा तगड़ा वाल्व मिला, जो फिश या जो स्नैक वगैरह भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते उसके अंदर। तो ये चीज़ शायद आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, जो लकड़ी वाला बता रहा हूँ। देखा है? डाला भी है, बनाया भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। छोड़ेंगे तो पूरा पढ़ाया होगा, तो 8 to 10 अगर हम लेते तो 2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता। 10:30 से पहले ही देखो, हम लास्ट पे हैं, फिनिशिंग टच पे हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ये जो वाल्व है, ठीक है, इसमें 3 कस्प होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ वाल्व इज ट्राइकस्पिड, 3 कस्प मतलब ट्राइकस्पिड। अदरवाइज इस वाल्व का नाम क्या होगा, राइट की एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये कोई बड़ा सा वर्ड नहीं है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का है तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। राइट साइड की है तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब इस वाल्व से जैसे ही आया यहाँ पे ब्लड, CO2 वाला ब्लड आपके वेंट्रिकल में आ गया है, जहाँ से इसको जाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और जाएगा, ठीक है। तो ये जिस ब्लड वेसल से जाएगा, अब ये ब्लड वेसल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और ये ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर लेके जा रहा है। तो जो भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाए, उसे आप क्या बोलोगे, वेन या आर्टरी? ये अंदर आया तो वेन बोला, दूर जाएगा तो आर्टरी। आर्टरी और वेन का डेफिनेशन कहीं पे भी CO2 से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जो भी हमने पहले पढ़ा है वो गलत है। नथिंग एक्सेप्शनल, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है। वो समझा नहीं पाए, इसलिए उसका नाम एक्सेप्शनल दे दिया। हमारे पास 2 ही वर्ड हैं, एक जो ब्लड हार्ट के तरफ आएगा और एक ब्लड को दूर लेके जाएगा। जो भी हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगा वो आर्टरी है, चाहे उसमें CO2 रहे या O2 रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी ब्लड को अपने हार्ट के तरफ लेके आ रहा है वो वेन कहलाएगा, चाहे उसमें ऑक्सीजन रहे या CO2 रहे, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, आर्टरी। और लंग्स के अंदर जा रहा है तो पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड सुना है? पल्मोनरी वर्ड कहाँ सुना है? अपने स्कैन के अलावा पल्मोनरी डिजीज़, पल्मोनोलॉजिस्ट
लंग्स से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं पल्मो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, क्लॉट अगर कोई आ गया तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी वर्ड मतलब रिलेटेड टू लंग्स। तो ये वो आर्टरी है जो हार्ट लंग्स के पास जा रही है, दैट इज़ वाई दिस वेरी आर्टरी इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ये मिड ऑफ द लंग्स में जाने के बाद, ठीक है, ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक राइट लंग्स के लिए और एक लेफ्ट लंग्स के लिए। तो इसको हम बोलते हैं मेन पल्मोनरी आर्टरी, मेन पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक। मेन पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक, रूट के बाद से जो पेड़ का मेन पार्ट है दैट इज ट्रंक, ट्रंक के बाद होती है ब्रांचिंग। तो ये क्या है? ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक। ट्रंक के बाद ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये होगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। और इसको आप क्या नाम दोगे बताओ? बट कौन सी? मेन पल्मोनरी, राइट लेफ्ट तो नाम आ गया, तो एक इसको तो बताना ही पड़ेगा। मेन पल्मोनरी आर्टरी मेन पल्मोनरी आर्टरी या फिर नाम देंगे हम कोई डाउट? मेन पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, डन। उसके बाद ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी। अब ये CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुँच चुका है? लंग्स में। लंग्स में गया, CO2 रिलीज किया, O2 को ब्लड ने लिया। अब ये O2 वाला ब्लड कहाँ आएगा? कोई डाउट है? और आएगा तो किसके थ्रू आएगा? मेन किस्सा यहाँ पे फंसता है, वेन्स के थ्रू, क्योंकि आ रहा है तो वो वेन्स के थ्रू आएगा ना, आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट तो वेन, और लंग्स से आ रहा है दैट इज़ वाई नोन एज पल्मोनरी वेन। तो बचपन में जो पढ़े थे हम लोग, क्या एक्सेप्शन वाला कि आर्टरी ऑक्सीजन लेके जाती है, एक्सेप्शनल आर्टरी कौन सी है? तो वो एक्सेप्शनल नहीं है, नेचर ने उसको ईमानदारी से बनाया है। हार्ट से दूर जा रहा है तो आर्टरी, हार्ट के तरफ आ रहा है तो वेन्स, बस दो ही रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद दो वेन इधर से एंड दो वेन इधर से, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 पल्मोनरी वेन इधर से और 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स आकर आपके लेफ्ट के एट्रियम में मिलेंगी। क्लियर है? अब आप सोचोगे कि 4 क्यों? तो जब हम लंग्स पढ़ेंगे देखेंगे तो उनके डिफरेंट लोब्स होते हैं, एक एक लोब से O2 निकलता है, तो इसलिए पतली पतली वेन बनाई गई हैं पूरा फैल के कि चारों तरफ से आए, ऑक्सीजन जो आए वो हर जगह से आए, ऊपर से भी आए नीचे से भी आए, ठीक है। तो 4 वेन बनाई गई हैं रिसीव करने के लिए, 2 इधर और 2 इधर, वो चारों आके लेफ्ट के एट्रियम में इन कर जाएगी। तो इसको क्या नाम दोगे आप? पल्मोनरी वेन। कितनी? ये कितनी है? अब यहाँ पे आया, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ वाल्व था, ओपन हुआ। ये जो वाल्व है इसमें 2 ही कस्प होते हैं,
ये वाल्व, वैसे नाम क्या रहेगा इस वाल्व का? लेफ्ट की, बोलो, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट की एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और इस लेफ्ट की एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में 2 कस्प हैं, ठीक है। इसलिए इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। एक और नाम इसका है, मेटल वॉल। पढ़ा हुआ है ना? नहीं का मतलब ही नहीं है। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब आपने पढ़ा है। मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व या लेफ्ट की एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। कोई डाउट? चलो, इतिशा के बारे में बता दूं। इतिशा ने मैक्स स्किल से डिप्लोमा किया है, मैक्स में ट्रेनिंग भी की है, तो आई नो शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बट बीच में गैप आ गया, कोई बात नहीं। स्टार्टअप लेने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर से पुराने स्पीड में आना है, ठीक है। तो लेफ्ट की एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ये। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये ब्लड को यहाँ से लेके इसमें देगा। उसके बाद जब ब्लड यहाँ आ जाएगा तो हार्ट पंप करेगा और पंप करके पूरी बॉडी में भेजेगा। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स लेके ब्लड को निकलेगी, उसको आप क्या नाम देना चाहोगे? एओर्टा। लेकिन मतलब आर्टरी है ना, ये आर्टरी लेके निकलेगी, लेकिन हम उसे एओर्टा इसलिए बोलते हैं कि वो मोटी होती है। पतली है तो आर्टरी और मोटा हुआ तो एओर्टा। जैसे वेना कावा वैसे ही ये एओर्टा। तो यहाँ से एक मोटी सी आर्टरी ब्लड को लेके निकलेगी ऐसे, और पहले ऊपर जाएगी, हार्ट के ऊपर सप्लाई करेगी, फिर नीचे जाएगी, ठीक है। इस एओर्टा के पास भी यहाँ पे वाल्व होते हैं जिसमें 3 कस्प होते हैं, इसमें भी 3 कस्प। तो ये भी ट्राइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसमें 3 कस्प होते हैं, इसको हम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, इसको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। एओर्टा के अंदर है तो एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी के अंदर है तो पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ पे है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। टोटल 4 वाल्व हमें मिले, 1 2 3 4, जिसमें से 3 ट्राइकस्पिड है और 1 बाइकस्पिड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व राइट की तरफ होता है, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट की तरफ होता है, बट ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व तो एओर्टिक वाल्व भी है, तो ट्राइकस्पिड इज नॉट द करेक्ट आंसर। आप बोलते हैं राइट की तरफ कौन सी वाल्व होती है, तो ट्राइकस्पिड होती है। ट्राइकस्पिड तो ये भी है, ट्राइकस्पिड ये भी है, तो इसको सिर्फ ट्राइकस्पिड आंसर हमें नहीं देना, हमें क्या बोलना है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलना है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरी तरफ का आप मिट्रल वाल्व बोलो या लेफ्ट की एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलो। डन? क्लियर है? अब ये जो ब्लड एओर्टा बाहर निकला तो हार्ट के ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ये सीधे जहाँ तक ऊपर जा रहा है इसको हम एसेंडिंग एओर्टा बोलते हैं। ये मुड़ रहा है तो इसको हम आर्क बोलते हैं, नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग बोलते हैं। आर्क मतलब घूमना, डिसेंडिंग मतलब नीचे, एसेंडिंग का मतलब ऊपर। एसेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। चलो इसकी पिक्स लो। समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताओ? समझाना। क्योंकि जब आप समझाते हो ना तो आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। अगर सामने वाले को समझा दिया तो समझो कि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। तो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है समझाना। और समझाना किसको है? जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको समझाओ, 0 लेवल से। और अगर आपने उसको समझा दिया तो समझ लो कि आपने जंग जीत गए, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब ये 4 चेम्बर,
इधर से बोलते जाओ, IVC, SBC, वाल्व, ये गया, इधर से दो, इधर से दो, बाइस्पिड, बस इतना ही है ना? यस और नो? इसका चार्ट चाहिए मुझे कल। चार्ट का तरीका बता दूं, नोट्स में नहीं चाहिए, छोटे पेपर में नहीं चाहिए, बड़ा सा जो चार्ट पेपर होता है वो ख़रीदना है, 5 रुपये का मिलता है, ठीक है? उस पे आपको, आप देखो चार्ट का कंसेप्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग में क्यों डाला गया। अगर आप ट्राइकस्पिड वाल्व को बनाने में 2 मिनट लेते हो तो आपका माइंड 2 मिनट तक ट्राइकस्पिड वाल्व क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर आप इस चेम्बर को बनाने में 5 मिनट लिया तो 5 मिनट ये चेम्बर आपके माइंड में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये डायग्राम छप जाता है। तो डायग्राम बनाना ही बनाना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? चलो और एक बार और हम देखते हैं, उसके बाद डन। क्या हो गया, ड्राई हो गया। A4 साइज तो आपकी नोटबुक की साइज है। A4 साइज पे बनाने में कितना टाइम लोगे आप? आपको बनाने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगना चाहिए। एक टॉपिक को अगर आप 15-20 मिनट भी कंटिन्यूस रिवाइज नहीं किए तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है? बच्चे तो 2-2 घंटे में बना के लाते हैं, लेकिन उन्हें इनसे पूछो नींद में भी बताते हैं। आप चार्ट पे जितना ज़्यादा टाइम दोगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में अगर सर ने चार्ट दिया था, किसी पुराने का चार्ट लिया, उसके पीछे बना के ऐसे और ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था, अब मैं पीछे पलट के देख लेता हूँ, ठीक है? जब वो फ्री हैंड डायग्राम समझ में आ जाता है, ठीक है? इधर से IVC, इधर से SVC, यहाँ पे क्या होगा, ट्राइकस्पिड, ये पल्मोनरी, राइट और लेफ्ट निकला ये। उसके बाद यहाँ से 2 पल्मोनरी वेन इधर से और 2 इधर से, और ये बाइस्पिड, फिर एओर्टा। डन। अब टाइम रहता तो इसको लेवल करवाता मैं ऐसे बना के कि ये क्या है, ये क्या है, तो एक एक बच्चा लेवल करता है। मतलब एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 4 महीने में अगर चाहते हो कि सिलेबस ऐसा कवर हो कि 15 साल के एक्सपीरियंस के बराबर कॉन्फिडेंस आपका हो, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम 1.5 से 2 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लास के बाद दूसरे क्लासरूम में जहाँ पे बोर्ड खाली है, एक दूसरे को बोर्ड पे बना बना के क्या करना है, समझाना है। तो अभी तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं 8 to 10 वाली बैच रख रहा हूँ कि 10 से 11 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 to 10 या 8 to 9:30 आपकी क्लास हो गई, 9:30 to 10:30 1 आवर आप क्या करो, एक दूसरे को क्लास में डिस्कशन करके समझा दो, ठीक है? तो आज इतने ही रहने देते हैं। यह टाइम है जिसके पास